आज के दौर के हीरो में और पहले के दौर के हीरो में क्या फर्क है आपके हिसाब से? लेकिन आज के आर्टिस्ट तो पूरा आज के आर्टिस्ट पूरा ड्रामा, और उनको तो आप डायलॉग्स दे दीजिए, वो ऐसे पढ़ लेके 2 मिनट में हाँ चलो शॉट इज रेडी, मतलब स्कैनर लगा हुआ है पूरा, स्कैनर लगा हुआ पूरा। आज की टाइम में तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको तो कहते हैं स्कैनर है, बिल्कुल बस देखा और समझा और निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो यूमैटिक कैमरा में मेरे ख्याल से रील्स जो होती थी वो वेस्ट हो जाती थी, स्क्रैप, वो काफी मतलब ओवर बजट इसीलिए हो जाती थी फिल्म्स। हाँ, लेकिन आज का दौर तो टेक्निकली सारा इतना है, आपको डिलीट कर दो उसी समय, डिलीट कर दो, हटा दो। लेकिन आपको अच्छा शॉट नहीं लगा, उस टाइम पे तो लोग डांट भी देते थे कि अगर, क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है ना, आपका एक शॉट मतलब एक नेगेटिव पूरी वेस्ट होगी। लेकिन इंसानी देता वैसे चली नहीं थी इतनी, क्योंकि वो फ्लॉपी हुई थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसमें काफ़ी मतलब इतने सारा स्टार कास्ट, विनोद खन्ना, रजनीकांत, विवेक मिश्रा, मनीषा कोइराला, जया प्रदा। आज के दौर में सिर्फ एक हीरो को लेके ही पूरी पिक्चर काट दी जाती है। राजकुमार जी डायलॉग बोल रहे हैं और आपने कट बोल दिया, उसका मतलब कि आपने उनकी इंसल्ट कर। अभिषेक बच्चन, जो कि बच्चन साहब का बेटे है, बल्कि वो और शैडो हो गए थे उस पिक्चर में, लोगों को पता ही नहीं थे। पूजा भट्ट को संजय दत्त से एक बार प्यार हो गया था, उस समय बड़ा हिला हुआ था वो सब, संजय दत्त और ये सब चला था, अरेस्ट हो गए थे और वो सब। बात करो दिव्या भारती की तो वही है कहानी। एक दिन ऊपर गए थे, ऊपर से उनको किसी ने किया, धक्का दिया या क्या हुआ, वो आज भी सबसे बड़ा वो सवाल है। दिलवाले दुल्हनिया का जो था DDLJ का, इसका रेट्स कम थे, इसके रेट्स 10 रुपये टिकट के 10 रुपये रेट। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में, जहां पर मैं आपसे मिलूंगा ढेर सारी बातें और मिलवाऊंगा आपको एक और बॉलीवुड पर्सनालिटी से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुगंता.com के बारे में। सुगंता.com जो खास तौर पे आप सभी को देता है आज़ादी कि आप अपने लिए अपना एक बेस्ट टीचर चूज करें। वैसे टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विषय के अनुसार आप अपना टीचर खुद चूज करने की पावर रखते हैं सुगंता.com के साथ। और यही नहीं, टीचर्स भी अपने लिए बेस्ट स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो स्टूडेंट उन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो डायरेक्टली उन तक कांटेक्ट कर सकते हैं सुगंता.com के साथ। मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए जल्दी से www.suganta.com पे पहुँचें और वहाँ जल्दी से रजिस्टर करें और चूज़ करें अपना बेस्ट टीचर। तो चलते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ, जहाँ पर मैं मिलूंगा आज एक बॉलीवुड शख्सियत से, जहाँ पर हम बात करेंगे उनके प्लान्स के बारे में कि म्यूजिक से उनका कैसा संबंध रहा। तो चलिए अब बात करते हैं हम अर्जुन अग्रवाल जी से। अर्जुन अग्रवाल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू पूछूंगा आपकी जिंदगी के बारे में। तो शुरुआती दौर में कैसा रहा आपका जिंदगी का सफर म्यूजिक के साथ? म्यूजिक के साथ मेरा जो सफर रहा है, इट वाज लाइक अ वेव, ऐसे जैसे होता है ना, वेव्स की तरह। 1988 में मैं एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन बॉम्बे, सेटल्ड इन दिल्ली। उल्टा, लोग बॉम्बे से दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, लेकिन मैं बॉम्बे से दिल्ली आया हूँ। उसका भी एक लंबा सफ़र है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि 1988 में बॉम्बे में एक बहुत बड़ा शो हुआ था, जो बहुत ही फेमस ऑडिटोरियम है जिसका नाम है शंभुकनन हॉल। वो ऑडिटोरियम बहुत ही नामी है। तो उस समय उसमें मुझे मौका मिला था पहली बार परफॉर्मेंस करने का, जिसमें मुझे 2 गाने मिले थे। वो गाने अमित कुमार जी के थे, जो आज मेरे फेवरेट सिंगर पहले भी थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो 2 गाने जो मैं आपको बताऊंगा, वो 2 गाने अमित जी के ही थे, जिसमें एक गाना था ये ज़मींदारी है और एक था ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है। लेकिन आप मुझसे पूछे कि मैंने कैसे गाया था। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने कैसे गाया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो ये सफ़र हुआ, तो क्या आपको म्यूज़िक से प्यार कैसे हुआ? प्यार होता है तभी आगे बात बढ़ती है, और प्यार होता है तो एक गुरु की तलाश होती है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु भी रहा जो जिससे आपने म्यूज़िक की तालीम ली हो? जी हाँ,
मैंने सीखा है। इनिशियली जब मैं बचपन से जैसे स्कूल कॉलेजेस में गाते थे ऐसे गाता था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने एक आवाज़ सुनी वो थी अमित दा की। अमित दा की जो आवाज़ थी, जो मैंने पहला गाना उनका सुना था जो मैं छोटा था, वो गाना था आती रहेगी बहारें, जिसमें किशोर दा भी थे, आशा जी भी थी और अमित भी गा रहे थे। उसमें अमित जी का एक स्टैंजा था, किशोर गा रहे हे आती रहेंगी बहारें, तो जब अमित जी आए हे जाती रहेंगी बहारें, जो एक बॉयश एक चार्म सा था उनकी आवाज़ में, वो पता नहीं मुझे कैसे वो एक दिल पे भा गया। मतलब मैंने सोचा, मतलब मुझे बिल्कुल ही उस आवाज़ से बहुत ही एक वो होता है ना, जैसे आज भी लोग किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, आज भी यंगस्टर्स जैसे अरिजीत सिंह, के शान, तो वो एक वो दौर था जो मुझे बहुत पसंद आया। और फिर धीरे 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 मैंने शुरू किया गाना। फिर मैंने जो तालीम जो ली है, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, कि वो हैं उस्ताद मुमताज़ अली खान साहब, जो ईस्ट दिल्ली में रहते थे उस समय 90s में। उनसे मैंने 1 साल सीखा था, बस 1 ही साल सीख पाया, बाकी का जितना भी सीखा वो सारा बाउंस हो गया। मतलब उसके बाद ऐसा नहीं उसके बाद मुझे मतलब तो मैंने बोला उससे जितना आपने, सीखा उतना ही बहुत है। जो राग और ये सब थोड़े बहुत राग की जानकारी मैंने ली, जिससे बहुत ज़रूरी था वो। सिस्टमैटिक सारे गामा में कहा जाता है कि साग की पकड़ जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी है ना। चाहिए। तो उसमें कितने माहिर रहे आप उस टाइम देखिए, पे? उस समय मैं इतना अच्छा नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा। वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ जिक्र, वो जो 2 गाने मैंने गाए थे वो एकदम बकवास गाए थे। यानी मैं बहुत डरा हुआ था। ये ज़मी गा रही है, जब मैंने माइक्रोफोन पकड़ा फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज विथ थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस, बड़ी मैसिव ऑडियंस, भरा हुआ पूरा स्टेज। अब उसका जो गाने की पहली शुरुआत है वो योडलिंग से होती है। अब मैं आया, मैं देख रहा हूँ इधर उधर, म्यूजिशियंस मुझे देख रहे हैं, शुरू तो करो तो ही तो हम उसकी, लेकिन उन्होंने फिर डायरेक्ट गाना शुरू कर दिया और मैंने वैसे जैसे करके परफॉर्म किया। उस दिन से मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये पूरी बात नहीं है, इसमें कुछ और करना Missing पड़ेगा, है कुछ मिसिंग है। देखो, कबूलना चाहिए इंसान को कि हाँ, आई रियलाइज कि अब कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा अगर आपको प्रोफेशनल बनना है। अच्छे दोस्त कौन होते हैं जो म्यूजिक में, अच्छे दोस्त कौन होते हैं जो आपको बता दें कि बॉस यहाँ आप गलत थे? बिल्कुल, है ना, जो अब तारीफ करने वाले बहुत तो बहुत आपको होंगे, बहुत सारे अच्छा, मेरे मिलेंगे, ब्रदर इन बहुत लॉ थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो बोल रहे तुमको तो, तुम गाना गाते हो, तुमको आता नहीं है, मतलब तुम्हें पता ही कहाँ है, स्केल्स तुम्हें पता है, गाने का क्या स्केल होता है, गाने का क्या रूट होता है। मैंने बोला ये तो फिर तो दिल से दिमाग में स्ट्राइक क्योंकि किया। रूट तो आपको सिर्फ दिल्ली मैंने और बोला मुंबई के ऐसे- बारे में पता था वाह, बस। मैं तो वही रूट था। ये कौन सा रूट आ गया? ये कौन सा रूट आ गया? तो मैंने बोला नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, इसको तैयारी से करना पड़ेगा। तो फिर वो धीरे धीरे फिर हारमोनियम ये वो करते 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 चलती रही कहानी। ओके, और तो फिर वो वोकलिस्ट के साथ साथ आप बाकी चीजें बजाना भी जानते हैं? solid तरीके वोकलिस्ट के साथ साथ, मतलब जैसे ये गिटार तो मैंने अभी 4-5 साल पहले से। ओके, पहले बचपन में सीखा था, लेकिन फिर जब जहाँ मैं सीखता था, वो टीचर जो थी वो सोची पहले कि ये तो बंदा, ये आप गाते हो ना, आप गा भी तो लेते हो। मैंने बोला हाँ जी गा, तो फिर आप गिटार बहुत जल्दी सीख जाओगे। खत्म, नहीं सीख पाया। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेकिन उसके बाद में हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, पढ़ाई यहाँ ये सब सारा करते करते बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ। अभी 4-5 साल पहले जो मैंने फिर ये गिटार ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, खाली बैठे थे लोग, कुछ काम नहीं था, तो आई स्टार्टेड मैं करता हूँ कुछ, देखते हैं ये चीज़ कैसे, समझ नहीं आ रही, मुझे करना है। हमारे पास तो ऐसे भी आर्टिस्ट मिले हमें यहाँ पर। कुछ हमारी बात हुई है कि आप गॉसिप्स की बात करें तो उन्होंने कोविड के टाइम को अपने म्यूजिक बॉक्स के साथ जो है कनेक्ट करके बालकनी में लगा दिया था। Right. एंड ही स्टार्ट विद सिंगिंग ऑन अ कोविड टाइम। यस, एंजॉय। कोविड ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आपके साथ कैसा रहा कोविड का टाइम? मेरा यही रहा, मैं कोने पे बैठ के बजाता रहता था, फिर चला जाता था, फिर कभी कुछ ऐसे करते 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 वो टाइम कटता गया। बहुत टाइम ऐसा कटा कि म्यूजिक के साथ कटा और सीखा भी उस ये समय। जो दौर रहा सीखने का, जैसा आपने बताया कि दिल्ली में आपके गुरुजी थे, उनके साथ जो था, तो आप गुरुजी के साथ कितना मिलजुल के वो चीज़ें सीख पाते थे? क्योंकि एक स्टूडेंट तो होता नहीं दिल्ली में, करेक्ट। तो आपके जो और साथी भी थे उस टाइम साथी भी पे, थे। तो आप कितना उसमें सजग थे? उसमें मैं ऐसा हो गया, मेरी पहचान जैसे बन गई, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स आते थे, वो फिल्मी नहीं गाते थे, तो वो बाद में जैसे सीखते थे हम सब सारे गामा जो भी राग वगैरह,
तो गुरुजी थे वो जो कहते थे मुझे कि सब चले जाते थे, बोलते थे अच्छा सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो मैं उनको फिल्मी गाने सुनाता था, तो कहते थे है दम है इसके सीने में। सीने में दम और सीने में जलन वाले गाने तो बहुत सारे लेकिन जो एक मैसेज कट होता है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे कहीं फील होता है कि मैं कुछ और सीख सकता था उनसे, या हाँ, अब आने के बाद ये बिल्कुल चीज़ें सही कहा आती कि आपने। अब हाँ, मैं लगता है कि उनसे अब और रियलाइज होता है कि अगर कुछ और भी करा होता तो अभी तो इतने सारे वो गुजर गए, एक्चुअली उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब कैसे करें, अभी जो कुछ है चलो इसी को ही खुद ही प्रैक्टिस करता रहा बॉम्बे मैं। से संबंध होने के बाद ऐसा कैसे लगा कि यार बॉम्बे इंडस्ट्री आपको गोद ले लेगी या आपको एक्सेप्ट कर लेगी? बॉम्बे इंडस्ट्री, आपने सही कहा, 90s में मेरे को शौक था। उस समय बॉम्बे की हालात अलग ही थे, फिल्म्स में इतना मतलब स्ट्रगल इतना नहीं था। और मैं पहले से बड़ा वैसे लकी रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली मेरे फादर थे वो एक जानते थे, एक राइटर थे, फैज़ सलीम नाम था उनका। उन्होंने पहलाज निलानी की काफ़ी फिल्म्स लिखी, जैसे इल्ज़ाम, आपने देखोगे आग ही आग, चंकी पांडे, ये सब। उन तो वो राइटर थे, तो वो उनकी जान पहचान थी। तो वो कहते थे कि मेरा लड़का कुछ करना चाहता है। मेरे फादर को ही ऑलवेज वांटेड मी टू सी एज एन एक्टर और एज एन आई मीन रिलेटेड टू सम फिल्म फ्रेटर्निटी, उनके जुड़ा हुआ रहूं मैं, मतलब उनका ये इच्छा थी। फैमिली सपोर्टेड। हाँ, बिल्कुल मेरे फादर, हाँ बिल्कुल। अरे इधर से हाँ लग रहा है हीरो तो तू बन सकता है। तो वो इंस्पायर करते थे मुझे। हर बाप को लगता है कि यार मेरा बेटा तो स्मार्ट है ही है। किसको लगता है कि नहीं? राइट एग्जैक्टली। तो वो जाते जाते धीरे धीरे फिर वो मैं मतलब उसी लाइन को अपना प्रोसीड किया। मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। ओके, तो कहाँ तक तालीम हासिल करी? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम बॉम्बे से, और फिर उसके बाद में मैं उस समय कंप्यूटर कोर्स होते थे NIIT से, काफ़ी चला था। बाद में इतना सैचुरेशन आ गया कि हर आदमी NIIT से ही कोर्स करने लगा। जो भी है, मैंने जॉब भी की है। पार्क रॉयल में मैं क्रेडिट सुपरवाइज़र रहा हूँ, जो अभी इरोज है आई थिंक इसका नाम। नेहरू प्लेस। आई वाज अ क्रेडिट सुपरवाइजर। तो वहाँ का कोई ऐसा इंसिडेंट कि आप अपने वहाँ भी म्यूजिक कि म्यूजिक का जो मेरे क्रेडिट मैनेजर सब जो जितने स्टाफ बैठे रहते थे वो सब चले जाते थे, बस अरे छोड़ो ना, वो बाकी का काम बाद में हो जाएगा, वो गाना सुनाओ तुम, रिम झिम गिरे सावन, तो कोई कह रहा वो सुना दो, और वहाँ भी वही शुरू। लेकिन ये जब सिलसिला जॉब से पहले का मुंबई में कटा, तो आपने एक मूवी में भी काम किया? हाँ, वो मूवी में मैंने काम किया था, एज ए की रोल था, छोटा रोल था बहुत ही। मनीषा कोइराला का और विवेक मुशरन एक नया हीरो थे उस समय, सौदागर में भी थे वो। उनका कॉमन फ्रेंड रहा हूँ मैं उस फिल्म में। 3-4 सीन्स हैं मेरे उसमें। तो वो थी इंसानियत के देवता, वो 92 में आई थी वो फिल्म। 92 में आई? 92 में आई थी। तो बॉलीवुड में उस वक्त और अब, जैसे अगर आप चाहे तो वापस रिटर्न करना चाहें, अगर कुछ अब के दौर के लोगों के साथ मैचअप करना चाहे तो कैसे होगा? अब उस समय इतना वो नहीं था उस समय। आजकल तो बहुत तैयारी से लोग काफ़ी कुछ करके आते थे। मैंने 1 महीना आशा चंद्रा जी से सीखा था बॉम्बे में एक्टिंग। तो वहाँ पे उस समय आशा चंद्रा इंस्टीट्यूट पहले बॉम्बे में नया पूरा। मैं बता दूं कि आशा चंद्रा इंस्टीट्यूट मुंबई में आज भी है। और काफ़ी बच्चे वहाँ से कला सीखते हैं। वैसे कलाकार बनने के लिए कार का होना ज़रूरी नहीं है। चंकी पांडे भी वही थे। चंकी पांडे भी उस टाइम उस समय वही थे। हाँ, चंकी पांडे वही थे। जब वो फिर बाद में उनके मेरे सामने उनकी वो फिल्म की शूट चल रही थी, आग ही आग। साइमल्टेनियसली उसी स्टूडियो में इंसानियत के देवता भी चलती थी। तो हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगा था उस समय कि मैं फिल्म्स में वगैरह। तो फिर उसके बाद में मेरे फादर गुजर गए थे, तो फिर मुझे तो इस पिक्चर में आपका मेरे ख्याल से मनीषा कोइराला का साथ काफी अच्छा था। अच्छा इनका नेचर बाय हुक कैसा था? क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि मनीषा कोइराला जी जो है बाद में इंडस्ट्री से चली गई। एक कहते हैं कि ऐसे पीक टाइम पे अपने आप को पीक टाइम पे मतलब दुनिया आपको पहचान गई, जान गई, बॉलीवुड आपको जान गया, पूरा हिंदुस्तान आपकी कला का दीवाना हो गया सौदागर से बिल्कुल खास। लेकिन उस दौर में किसी इंसान को अपना करियर से बाय बाय करनी पड़ी, तो वो उस वक्त आपके साथ तो उनका काफी अच्छा पैचअप था। पैचअप इन द सेंस जैसे सेट पे आते थे। क्यों था? रीजन क्या था उसका कि मतलब एक इतने बड़ी आर्टिस्ट को हमने इंडस्ट्री से मिस कर दिया? उस समय दैट टाइम मनीषा कोइराला, विवेक, ये लोग सब नए थे। तो ये दे वर वेरी लाइक मतलब नए थे ना वो। तो मनीषा मतलब वैसे बड़ी इंट्रोवर्ट रहती थी, बैठते थे सेट पे। जब शॉट रेडी होता था तो जाते थे, एक्टिंग करते थे। आई मीन वहाँ आके फिर वो धीरे उनके फैमिली के माता जी, उनकी मदर सारे आते थे सेट पे।
तो बड़ा अच्छा माहौल मतलब होता था उस समय। तो डायलॉग्स उस समय कट्स में जैसा शहर आज भी शायद ऐसा होता होगा, बहुत सारे डायलॉग्स उनको ऐसे लिख के सामने रखते थे, तो वो पढ़ के ऐसे उसी बोल के फिर एक्टिंग उसी के साथ ही कर चलती थी, मतलब सामने लिखा हुआ है और आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन आज के आर्टिस्ट तो पूरा आज के आर्टिस्ट पूरा ड्रामा, और उनको तो आप डायलॉग्स दे दीजिए, वो ऐसे पढ़ लेके 2 मिनट में, हाँ चलो शॉट इज रेडी, मतलब स्कैनर लगा हुआ है पूरा। लगा हुआ है पूरा। आज की टाइम में तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको तो कहते हैं स्कैनर है, बस देखा और समझा और निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो फिर वो यूमैटिक कैमरा में मेरे ख्याल से रील्स जो होती थी वो वेस्ट हो जाती थी ना, स्क्रैप, वो काफ़ी मतलब ओवर बजट इसीलिए हो जाती थी फिल्म्स। हाँ, लेकिन आज का दौर तो टेक्निकली सारा इतना है, आपको डिलीट कर दो, उसी समय डिलीट कर दो, हटा दो। लेकिन आपको अच्छा शॉट नहीं लगा, उस टाइम पे तो लोग डांट भी देते थे कि अगर क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है ना आपका एक शॉट, मतलब एक नेगेटिव पूरी वेस्ट हो गई आपकी, फिर वो दूसरा शॉट ले रहे हो उस समय, फिर वो हो जा रहा, तो वो बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो इसलिए ओवर बजट हो जाती थी फिल्म्स। लेकिन इंसानी देता वैसे चली नहीं थी इतनी, क्योंकि वो फ्लॉपी हुई थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसमें काफ़ी मतलब इतने सारा स्टार कास्ट, विनोद खन्ना, रजनीकांत, विवेक मुशरान, मनीषा कोइराला, जया प्रदा, माय गॉड, एक के बाद एक सीन्स चलते जा रहे, कोई किसी से का मतलब आई मीन वो नहीं रहा। अब आज के दौर में सिर्फ एक हीरो को लेके ही पूरी पिक्चर काट दी जाती है। मल्टी स्टारर का तो आजकल जमाना ही नहीं मैं टक से गया, बस मोहब्बत को छू के वापस आ गया, मौत को छू के वापस आ गया, टक से जाता है वो टक से करके वापस आ जाता है। तो आज के दौर के हीरो में और पहले के दौर के हीरो में क्या फर्क है आपके हिसाब से? आज के दौर के लोग ज़्यादा सीरियस है, मतलब अपने काम से। वो तो मैं आते थे, मैं सच पे सबको देखता था ना, दे यूज्ड टू बी वेरी कैजुअल। विनोद खन्ना जी आए, अभी रुको बैठो, वही मतलब लोग सब डरे हुए हैं, राजकुमार जी से पूछ रहे हैं कि वो राजकुमार जी को कट नहीं बोल सकते थे आप, कट नहीं है उनके लिए ये वर्ड कट, डायलॉग उन्होंने आके बोलते थे उन्हें, सर वो जो आप वाली बात नहीं आई है, थोड़ा सा ज़रा एक और ले सकते हैं? हाँ हाँ लीजिए। तो फिर वो इस तरह से, नहीं तो कट बोल दिया आपने, राजकुमार जी डायलॉग बोल रहे हैं और आपने कट बोल दिया, उसका मतलब कि आपने उनकी इंसल्ट कर दी। यहाँ तक इतना ऐसा था। आज तो डायरेक्टर्स क्या, कितने भी कोई भी हो एक्टर, उनको मतलब उन्होंने बोला जानी ये पानी मत पियो, ये खतरनाक हो सकता है, और हाँ, उसके बाद अब उसके बाद में कुछ हो गई गड़बड़ या कुछ हो गया तो होगी, तो कट नहीं बोल सकते आप, कट नहीं बोलेंगे, कट नहीं, वो बिल्कुल साइलेंट सब आ गए। फिर उनको उनका असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा, वो बोलेगा उनसे कि सर वो एक और ले लें सर, आप वाली वो जो एक स्टाइल होता है वो आया नहीं है, तो थोड़ा सा एक और ले सकते हैं आप? हाँ ले लो, सिर्फ मेरे पास 10 ही मिनट है, मैं निकल जाऊँगा। नहीं था वरना, मतलब इतनी सब का एटीट्यूड अलग अलग, सब लोग अपने अपने में एक स्टार। तो ये वैसा वो दौर वो था जब पैसा आने के बाद इंसान के अंदर रिस्पेक्ट की भूख भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर, ये इट्स अ फैक्ट है ये, बिल्कुल आपने सही बोला कि मतलब उसके अंदर ये तो है, ये मानना पड़ेगा। आजकल तो मेहनत ज़्यादा है सब लोग, उस समय तो कुछ इतना वो नहीं था, बस जो चढ़ गया मैंने देखा, आई मीन दैट वाज कैजुअली लेते थे लोग, कोई वो नहीं है, मतलब इतना वो नहीं था पहले। आज अच्छा है इस मामले में। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जो दौर बॉलीवुड के साथ रहा, उसे कभी आपने दोबारा जर्नी ये नहीं सोचा कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो अब मेरे को नेक्स्ट प्लान जो है दोबारा मुंबई में अब वाली इंडस्ट्री में एंटर करना? नहीं, फिर उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक में, फिर मेरा एक जो बैंड है डिजिटल फैंटेसी जो हमने फॉर्म किया, फिर मैं धीरे धीरे इंसान जब वो एक ट्रैक पे चलता चला जाता है तो वो सोचता हाँ यही बेटर, इसी पे कुछ करो। तो फिल्म्स में मैंने फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखा। बैंड तो ऑलरेडी दिल्ली में बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब ये सोचते हैं कि किस तरह मेरे पीछे संजय दत्त खड़ा हो जाए या मेरे पीछे मैं किसी अपने बैंड को लेके फिल्म में चला जाऊं। आजकल थोड़ा पेशेंस नहीं है ना लोगों में, मतलब थोड़ा ये जो खेल है, ये म्यूज़िक का ये ले लीजिए या फिल्म्स का ले लीजिए, इसमें पेशेंस चाहिए। आपको पता नहीं आपको कब मौका मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी तो फिट रखिए, लास्ट में मिल जाए, पहले किसी को मिल जाता है, किसी को बाद में नहीं मिलता, तो वो एक सफ़र बड़ा लंबा सफ़र। इट इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट अ जोक। कहते हैं 200-250 पिक्चर करके तो हमारे अमरीश पुरी साहब भी चले गए। हाँ देखिए, अब पता नहीं उन्होंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था वो 45 की साल की उम्र में स्टार्ट किया था, जबकि 45 में आने के बाद आदमी सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे में लोग जो हैं जो लेट आए, तो ऐसा सोचना चाहिए कि कभी भी मौका मिल सकता है ज़िंदगी में, कभी भी आपने तैयार रहना ना। हम फिट हैं, बोलो कभी रेडी है, ऐसे दरवाज़ा खुला समझो, लाइट कैमरा एक्शन, तो आप तैयार हो बिल्कुल। तो ये एक वो होता है ना जुनून, ये होना चाहिए सब आर्टिस्ट में।
तो आपने अपने बैंड का जिक्र किया, जी, तो क्या नाम बताया? डिजिटल फैंटेसी। डिजिटल फैंटेसी, फैंटेसी। हाँ, और तो डिजिटल सपने। डिजिटल सपने। एक्चुअली ये नाम एक सुबीर मलिक परिक्रमा बैंड है, Okay. दिल्ली का बड़ा फेमस है। ओके। उन्होंने ये नाम दिया था इस बैंड, क्योंकि हम लोग उनके अंडर पहले करते थे, मैं, मोहित चौहान और अच्छा, मोहित चौहान के साथ? जी जी, एक 2-3 बैंड्स होते थे मोहित उनके चौहान तो आज की डेट में बहुत साथ। तो बहुत, हाँ, बट तो वो उनको करते थे प्रमोट। कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, और मतलब वो खुद चूज करते हैं कि कहाँ परफॉर्म करना है मेरे को। बिल्कुल। तो ये उनके साथ कैसा संबंध रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, करते थे, मतलब उनके साथ ही उनके भी बैंड्स होते थे। जैसे उस समय ऐसा था, एक टाइम आया था, शायद अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, जैसे कि एक ही स्टेज है, एक ही कॉन्सर्ट है, लेकिन 4 परफॉर्मेंसेस है, 4 बैंड होंगे उसमें। जैसे पहले मोहित चौहान होगा, फिर दूसरा किसी का होगा, ग्राउंड ज़ीरो, फिर कोई और है, फिर डिजिटल फैंटेसी, सबका आधा घंटे का स्लॉट्स होता था। तो वो तो सेटिंग वो करने में ही slot- टाइम निकल जाता है नहीं, उसमें पहले तैयारी कर लेते थे। इस बैंड के आगे बड़ा बड़ा स्टेज होता था, तो पीछे म्यूजिशियंस उनके भी रेडी है, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ रेडी है, आर्टिस्ट बदलते जाएंगे। अच्छा, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बदलेंगे, आर्टिस्ट आ जाते थे, फिर वहाँ अभी भी ये शायद ये ट्रेंड है। तो उस समय 90s 2000 अर्ली जैसे 2000 वॉर ऑफ डीजे होता था, ऐसे वॉर ऑफ बैंड्स भी होता है, तो उसमें 12-13 बैंड भी आते हैं। आते थे उसमें। हाँ, वो सब- इंडियन ओशन भी एक था, वो भी करता था उसमें। इंडियन मतलब सारे, ओशन आज हाँ, भी है और आज बहुत भी है, अच्छा बहुत perform अच्छा, कर बहुत रहा है अच्छा। मार्केट में। पलाश और इन लोग सब करते थे उस समय, अच्छा था। के टाइम का। पलाश के साथ कभी आपकी पलाश के बात साथ हुई? मेरा कभी वैसे नहीं रहा, बात नहीं I mean, हुई। हाँ। क्योंकि उनका तो प्रोफेशन ही कुछ और आ जाता है कि अब तो वो हाँ, तो डॉक्टर, ऐसा- ही इज एन डॉक्टर, He's a doctor। हाँ, और डॉक्टर होने के बाद वो बहुत अच्छे म्यूजिक से तार जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। तो ये जो तार आपने जोड़े, जी। ये कैसे एकदम मतलब एक बॉलीवुड को आपने समझ लिया, उसके बाद आपने उसको बाय बाय कर दिया? इसको बाय बाय मैंने तुरंत कर दिया, तुरंत कर दिया, लेट समझ नहीं किया। गया, लेट नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि जिस लेवल पे आप चल रहे हैं। हाँ, उस समय फिर वो एक्चुअली वो टाइम भी ऐसा हो गया था कि जिसमें जैसे सब कर लिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, मेरे फादर से के रिलेशन जब तक फैज़ सलीम साहब के साथ थे एज दोस्ती यारी, फिर वो गुजर गए। वो उन्होंने फिल्म्स बाद में नहीं लिखी, कुछ और दौर आ गया। दौर भी तो जल्दी जल्दी चेंज होता है ना फिल्म इंडस्ट्री का, तो उसमें क्या होता है कि लॉबी बनती जाती है कि अभी आप आ गए तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे आर्टिस्ट, मैं जिनको जानता हूँ वो आए इंडस्ट्री में। तो आई वॉज लाइक पीछे पीछे पीछे, ऐसा मुझे दिख रहा था कि ये सफ़र में तय करना मुश्किल है, यहाँ पे सस्टेन करना। क्या बॉलीवुड में अभी भी वो चिंचागरी का दौर अभी भी जारी है? अभी भी है, वो तो है सर, जैसा वो तो आप कह हमेशा रहे हैं, रहेगा। पीछे 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 वो चलना, पूरा चलना, वो तो मांगना किसी से। मांगना, वो खेल जो है बड़ा लंबा है। आपने कितने पॉडकास्ट इंटरव्यूज भी देखते, वैसे भी देखे होंगे नहीं, जिन आर्टिस्ट लोगों के, उनका यही कहना है, वो बोलते हैं ये कि मतलब एक तो बॉम्बे में रहना है, आपने रहना है, फिर वहाँ पे रहना है तो ही काम मिलेगा। अच्छा। अगर आप रह रहे हो, ऐसा नहीं कोई आपको करेगा कि हेलो अर्जुन आप कहाँ हो, दिल्ली में बैठे हो, आ जाओ फॉरन इस फ्लाइट से पकड़ के। वो तो एक अलग स्टेज में जब इंसान जाता है उस लेवल पे, लेकिन जब इनिशियली अपना जब करियर बनाता है एक आर्टिस्ट, तो ही हैज़ टू बी देयर, ही हैज़ टू बी देयर, लाइक यू नो, मतलब उनको कभी भी कॉल आ सकती, क्या बात हो, फटाक से आपका नंबर आ गया, नंबर ऐसे आ जाता। तो वन फाइन डे एक सडन कॉल आ जाएगी आपको। नए आर्टिस्ट जो मुंबई में जाके लोगों के माइंड में रहते हैं कि मुंबई चले जाएंगे, वहाँ जाके कुछ कर लेंगे यार, यहाँ पे वो पता इट्स नहीं नॉट अ कुछ जोक, ना नो नो नो, वो एक्सेप्शनल केस है। वो तो कभी एक लक है, लक भी है, मेहनत भी है। फिर आप किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो जाके, आपके पास क्या, आपका होमवर्क, आपकी क्या तैयारी है। चाल में रहना, कई लोगों की स्टोरीज में आता बहुत है। ऐसी स्टोरी तो पहले से चलते आ रही है, ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या बिना बात है। स्टोरी स्टार न बन पाई। बिल्कुल अमित जी, ये बात आपने तो बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं वो दौर अभी भी है। अभी भी है वो तो स्ट्रगल स्ट्रगल। आपके साथ कुछ ऐसे लोग जो जुड़े हैं, जो अभी भी आपसे पूछते हैं कि यार मुंबई में रहने की जगह? मुंबई में रहने की जगह, दोस्त लोग मेरे बड़े खुश थे उस समय कि यार अब आने वाला है हमारा अर्जुन, मेरा निकनेम बंटी है ना, तो अरे वो अब देखना इंटरव्यू, मतलब उनकी इसका होने वाला है, आई मीन सब कुछ, मतलब सब था ही था, बिल्कुल रेडी था हर चीज़, लेकिन डेस्टिनी भी कह सकते हैं, और मतलब जो भी है। नहीं, पैदाइश आपकी मुंबई में हूँ, तो मैं आपके फिल्म पास- नगरी में ही था। तो एक पास का अपना घर तो था, सबसे बड़ी चीज़। मैं बॉम्बे में रहा हूँ, बॉम्बे में मैं पेडर रोड पे था, अच्छा। जो इट्स अ प्राइम लोकेशन, मतलब सब फिल्म इंडस्ट्री आप इधर ही देख रहे हो, सब ऐसे मतलब सब आसपास ही है, मतलब कल्याण आप जी, नीचे गए, वो सब है, सब कुछ है। बीच पे घूमने गए ऐसी तो कोई बीच बात- पे ही कोई ना बिल्कुल, कोई टकर हाँ। जाता अगर है। आप बॉम्बे में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर आप अच्छे लॉबी में अच्छे कांटेक्ट पे हो,
और आपको लोग जानते हैं, कोई आपका दोस्त है, आप स्कूल में हो, वो आप पढ़ रहा है, उसका पिताजी प्रोड्यूसर है और आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तो आप इजीली जा सकते हो लॉबी पे। इट इज नॉट कि आपको प्रूफ कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कोई बताता नहीं है। लोग ऐसे बताते हैं हाँ चलो मैं तो नहीं इतना स्ट्रगल किया, हाँ स्ट्रगल किया, लेकिन आपकी जान पहचान भी थी। इट इज़ नॉट लाइक एक किसी ने बोल दिया आपको चलो वो एक अलग चीज़ है। बड़े बड़े स्टार्स जो टीवी सीरियल्स में कर रहा उन्होंने बाद में वो फिल्म एक्टर बन गए बड़े बड़े, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन जान पहचान का बहुत मायने रखती है चीज़। जान पहचान हाँ, होनी चाहिए। आपके साथ मैं बैठा हूँ, आपने फटाक से मुझे बोल दिया कि अरे मैं तो, और आपके प्रोड्यूसर है कोई, आपका फिल्म बन रही है, आ जाओ, अरे आप आ जाओ ना वो रोल के लिए, ख़त्म। मैं एक पार्टी में गया आपके साथ, आपने देख लिया मुझे ये ठीक लग रहा है, ये शायद ये रोल पे चल जाए, आप वाला रोल कर दोगे ना। तो इंसानियत के देवता के मैं तो जब मुझे मिला था मैंने इतना में एक ही महीना हुआ था मुझे सीखे, आशा जान देगी तो मुझे कैसे मिल गई? वो पहचान से मिली, वो कोई स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो आए हैं, वो बोलते हैं ऐसे कि हमने ऐसा किया, मैं वहाँ तब परेशान नहीं, उनके कोई जान पहचान उनकी थी वहाँ पे, उनको जानते थे लोग। या फिर जान पहचान बनाने का टैलेंट होना चाहिए आपके, या तो फिर आपको वो जानता है और आपको वो आपकी आर्ट को वो उसने देख लिया आप में ये कला है, आपकी आर्ट को वो पहचानता है, तो वो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए कुछ करेगा। वो अरे उसको क्यों नहीं देखते हो, वो है ना, वो कर लेगा। मैंने दिखा दिया। वैसे तो अगर आपको पूरी फिल्म मिले, एक सीन भी मिल जाए और आपने एक सीन भी अच्छा कर दिया, तो लोगों ने आपको देख लिया। जैसे वो कौवा बिरयानी वाला तो सीन आपको याद ही होगा। आप देखिए वो विजय राज, हाँ, जिसके नाम आप ले रहे हैं विजय राज, वो एक ही सीन में उन्होंने अभिषेक बच्चन, जो कि बच्चन साहब का बेटे, बल्कि वो और शैडो हो गए थे उस पिक्चर में, लोगों को पता ही नहीं टू कभी विजय राज, मतलब उससे उनको काफी महारत मिली, बहुत ज्यादा। तो ये जो महारत वाला सीन था, जब आपने इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया, चले गए और सोच लिया कि अब मुंबई में जाके किसी से काम नहीं मांगूंगा, ये डिसाइड है? काम नहीं मांगूंगा वो भी ना, फिर ज़िंदगी की जो वो मैंने आपको पता नहीं, जो ट्रेन वो कहीं और ही चलती चली गई, तो मैंने बोला अब यही चलने दो। फिर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ भी थी जो मुझे यहाँ मतलब खींच आ रही। दिल्ली में मेरी मदर सिस्टर भी, शी गॉट मैरिड, वो बाहर चली गई, तो मैं थोड़ा ऐसा लगा कि मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि मैं एक अकेला ही बेटा हूँ अपने माँ बाप का, इकलौता बेटा। तो फिर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऐसा लगा कि नहीं अभी वो टाइम वेस्ट ना हो जाए मेरा। अच्छा, वो होता है ना वो जो एक 4-5 साल शुरू के जब आप करते हो स्ट्रगल, 20, 21, 22 साल के होते हो और आपको, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं लेट कहीं फंस ना जाऊँ। उस समय बॉलीवुड में उनका बहुत था ना, डी कंपनी, और ये बाहर ये जो बड़े काफ़ी फाइनेंस होते थे वहाँ, मतलब इतना इट वाज, मतलब आजकल की तरह कॉर्पोरेट नहीं था ना कि आप लोग अपने पैसे खुद लगा के फिल्म बनाते थे। या तो हाँ, मतलब उनके तो शोज वगैरह भी होते थे, वो तो शो होते थे, फाइनेंस वही करते थे वगैरह में काफ़ी न्यूज़ ये इंसानियत के देवता कितने सारी उस समय, वो पूरा जो मेरा मतलब वो जो दौर मैं आपको बताऊंगा 90s का, पूरा फाइनेंस का ही। अच्छा, फाइनेंस सारा डी कंपनी करती थी, आते थे मतलब उन लोग देखता था, पता चलता था, तो पूरे वर्ल्ड नोज दिस, मतलब यूनिट को तो सबसे पहले खबर होगी ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, दुनिया को पता है। लेकिन उस वक्त 90s की बात करें तो मुंबई ब्लास्ट, am I right? बिल्कुल 90s का, 90s के आसपास, 92 हाँ, 92 93। तो वो उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त मैं बॉम्बे में ही था। बॉम्बे में? उसमें कैसा माहौल? उस समय वो सब फिल्म की शूट चलती थी, रंग, और वो सब फिल्म नहीं आई थी जो ये कमल सदाना, तुझे ना देखूं तो चैन, दिव्या भारती, और वो सब सारा वो दौर था, वो खतरनाक दौर था है। तो वापस इस टॉपिक पे जरूर आएंगे, बिल्कुल सर, लेकिन रंग का गाना तो क्या बात है, अचानक में कोई याद आया, अचानक वो आप मुझे 90s में दोबारा ले गए अमित जी, क्या बात है। दिव्या भारती है ना, दिव्या भारती की भी स्टोरी आपसे पूछेंगे कि भाई आफ्टर जब वो 90s के उस दौर में वो ऐसा एक प्यारा सा मासूम चेहरा, क्या बात है, एकदम से आया, दुनिया से खो दिया, तो उसका क्या राज था, सच बताइएगा सर। उसका राज वो तो राज ही रह गया, आज भी राज ही, आज तो भी आज इस पॉडकास्ट में आप कुछ बताओ ना उसके बारे में कि कैसे। नहीं, वो कार्टर रोड उधर पहले हम लोग मतलब जब भी बॉम्बे में थे तो अचानक ही वही वैसी न्यूज़ आई थी कि भाई ऐसे हो गया करके, लेकिन इंडस्ट्री में जो कहते हैं कि उनके जो इश्क मोहब्बत प्यार हो जाता है बहुत जल्दी,
जैसे कि कई पिक्चरों में देखा है, और पिक्चरों में क्या, जो रियल लाइफ में पूजा भट्ट को संजय दत्त से एक बार प्यार हो गया था। पूजा भट्ट को ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। पूजा भट्ट जी को एक बार संजय दत्त से प्यार होने लगा था, फिर संजय दत्त जी भाग गए छोड़ छाड़ के। इंडस्ट्री में हर 3 महीने बाद जो है ऐसी गॉसिप्स आती रहती थी। गॉसिप्स आती रहती है, उसमें लेकिन- मैगजीन्स होती थी ना, लेकिन वो हाँ, सब वो फिल्म फेयर, पहले तो ये सब फिल्म नहीं फेयर था, और काफी- मायापुरी एंड ऑल, उधर से सब पता चलता था कि हाँ अच्छा ये कहानी है। लेकिन रियल स्टोरी क्या थी? Real story दिव्या सब- भारती की खास तौर पे। वो सभी जो उस समय की ये सब बातें हैं, वो बॉलीवुड उस समय बड़ा हिला हुआ था, वो सब संजय दत्त और ये सब कौन चला था, अरेस्ट हो गए थे और वो सब उस दौर का मतलब वैसे ही था। ठीक, It was संजय not- दत्त वाली स्टोरी तो एक अलग हो गई कि अरेस्ट हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या भारती। दिव्य भारती की जी की तो वही है कहानी, एक दिन ऊपर गए थे, ऊपर से उनको किसी ने या किया, धक्का दिया या क्या हुआ, वो आज भी सबसे बड़ा वो सवाल है। कितने सारे यूट्यूब में लोग वीडियोस बना रहे हैं, आज भी वो मुद्दा उठता है, मैं भी देखता हूँ उसको। लेकिन ये बात कभी भी बॉम्बे में हम लोग भी रहे जिस समय, ऐसी कोई वो नहीं थी इतनी वो हाईलाइट, मतलब हाईलाइट तो हुई थी लेकिन इतना कोई ठोस बात आया ही नहीं थी चीज़ सामने कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आई मीन इसमें कुछ डी कंपनी का हाथ रहा। हो सकता होगा, नहीं भी हो सकता होगा। कोई कहता है शी वॉज ड्रंक एंड ही वॉज सिटिंग इन द बालकनी, ऑल ऑफ अ सडन मतलब बैलेंस आउट हो गया और वो ऊपर से सीधा नीचे। तो वो तब तो बॉम्बे में उस समय तो पूरा बॉम्बे हिला ही हुआ था सर अमित जी, उस समय कुछ था ही नहीं। तो वो सब खौफ भी था, एक ऐसा था मुझे कि मतलब मैंने भी सोचा कि अब मुश्किल है, अब वो चीज़ दोबारा मैं, आप जो पूछ रहे थे मुझसे सवाल ना कि वापस जाना तुम्हारा और वापस दिल्ली आना, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि अब सस्टेन कैसे करेगा, इतने लफड़े हो रहे। फैज सलीम जी कहते थे रुक जाओ, आपको एक फिल्म आई थी आई लव यू का टाइटल था, उसमें मैं आपको लॉन्च कर देता हूँ एज एन एक्टर एंड इट्स अ फैक्ट, आप देखना उसके अंदर ये उसमें भी है ये आई लव यू फिल्म का, जब आप विकीपीडिया उसमें डालोगे तो उसमें देखेंगे आप, तो उसमें है ये। तो उसमें वो फिल्म हाथ से मेरे आई और निकल ही गई है, क्योंकि उधर से कहीं से प्रेशर ऐसा आया था कि स्टार का जो कास्टिंग होगी वो हम लोग हमारे मर्जी से होगी, ऐसे नहीं कर सकते आप कोई अर्जुन और कोई किसी को उठा गया। कॉम्प्रोमाइज का दौर कह सकते हैं इसे। हो सकता भी होगा क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे है, देखिए अपने में एक वो रखती है और ये सदियों से चली आई हुई चीज़ है ये। 1950s राज कपूर के टाइम से यही सब दुनिया भर की, ये आप देख ही रहे हो, ये सारा वो फिल्म में मेरे नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया है, जलस और वो सब तो चल आज तक होते आ रहा है और हर जगह ही है ये। तो उसने मेरा छीन लिया, उसने मेरा वो कर लिया, उसने मेरे से ये ले ली चीज़। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए तो सब आपको पता ही है और दुनिया जानती है। वापस आते हैं आपके बैंड की तरफ। बिल्कुल सर। बैंड जो आपने बताया अपना डिजिटल फैंटेसी, डिजिटल फैंटेसी, ये मार्केट में कब लॉन्च किया आपने? ये था पहले जब हम परिक्रमा के साथ करते थे, तो ये था 2005 में ये आया था ये। तो उस समय डिजिटल तो कुछ नहीं था, आई मीन कुछ यूट्यूब वगैरह चैनल मेरे ख्याल से शुरुआती हुई थी उस दौर। तो हम लोग ने एक ऐसे ब्रोशर टाइप बनाया हुआ था जिसमें मोहित चौहान सबके ऐसे होते थे, तो वो क्लाइंट्स को वो देते थे, दिखाते थे कि देखो ये ऐसा ऐसा होगा, इस तरह से आई मीन ये बैंड करेगा, आप चूज करो, डिजिटल ड्रीम्स आप चूज करो इसमें से। हाँ कि अर्जुन इज अ सिंगर हु सिंग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स विद कलेक्शंस ऑफ मोर देन 5000 सॉन्ग्स ही कैन सिंग विदाउट रीडिंग द लिरिक्स। इतनी बड़ी बात लिखती थी। खैर मैं बिना देखे तो मैं गा लेता हूँ। वो सच में है कि क्योंकि वो दौर मैंने भी देखा है, समझा है, जब सीडी में प्रोफाइल देते थे, सीडी में प्रोफाइल देते थे, राइट है ना। उससे पहले वो कैसेट्स का दौर कैसेट्स का दौर था। तो ये वाला सीडी वाला था, ये जो आप कह रहे हो, ये सीडी वाला, ये सीडी बनाई हुई है, देख लो जी आप, उसमें सब तरफ चूज करो। ओके। तो फिर धीरे 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 चलता रहा ये दौर, और फिर धीरे धीरे फिर बीच में थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, वेव्स लाइफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नहीं, तो ऐसे करते 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 ये तो देखिए सबके साथ है ये, तो इसलिए कोई चीज अपनी रही है। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी है, प्रॉब्लम तो आएगी ही, है ना। मौत है वो तो शांति है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दर्द वाला है, तो दर्द उसमें महसूस ही कहाँ बिल्कुल होता है बिल्कुल। मौत में। और
लेकिन मस्त। जिंदगी है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी का नाम ही दूसरा प्रॉब्लम्स है। और इन प्रॉब्लम्स के दौर को जो अब आपने बहुत सही तरीके से समझा बिल्कुल सही और तरीके से एक समझा। अपना एंगल अलग कर लिया। अपनी बैटिंग जो कर रहे हो आप आराम से खेलते चलो, एक एक रन बनाओ, खेलते चलो, धीरे 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 धीरे। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, आप सिर्फ वो मच्छी की आंख वही देखो जो आपको करना है। मुझे जो दिख रहा है अभी अभिजीत का गाना दिख रहा है जो अगले पल में आप गाने वाले हैं। हैं? बिल्कुल। अच्छा जी। तो हो जाए अभिजीत सर का कोई गाना। अभिजीत जी का एक अभिजीत का गाना है बड़ा, मिलन फिल्म का, अचानक याद आया मुझे। इट्स अ सैड सॉन्ग, इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग, मतलब एक अच्छा है, फिल्म के बैकग्राउंड में चलता है वो। ऑल आवर पॉडकास्ट इज अनस्क्रिप्ट। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे पहले तो हमने कोई डिस्कस नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल। जो रियल मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप क्या बात है, निकालने की कोशिश क्या बात है। और अमित जी आपके साथ बड़ा, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं मतलब अच्छा रहा, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है ना, आप जो पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। तो चलो एक बार अभिजीत सर के हाँ लो, गाने की तरफ। दो गाने सुना देता हूँ मैं आपको। कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल कि दिल का मुसाफिर चला जा रहा है, नजर में सजी है ख्यालों की महफिल, उम्मीदों का सूरज डूबा जा रहा है। एक मैं सुनाऊंगा आपको मेरे फेवरेट सिंगर अमित जी का गाना, अमित कुमार। अमित आपका भी नाम है। बिल्कुल, ये अमित राशि वाले बड़े खतरनाक होते हैं, जरा बच के रहिएगा। अमित जी का कौन सा गाँव में? बहुत सारे नंबर हाँ, और एक तो आपका जो favorite? हाँ जो मतलब मेरा बहुत ही मेरे दिल के करीब है। बड़े अच्छे लगते हैं, क्या लड़की कहती, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। हे ओ हो तारारी रम, और आप सब। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपने बचपन में अपने स्कूल में, जो कि मेरे माइंड में सेट हो रहा ऐसा है, लग थोड़ा रहा है। थोड़ा कुछ कुछ एहसास फीलिंग आ रही है कि आपने स्कूल में जो स्टेज पे कभी कभी मिमिक्री भी करी होगी। ऐसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छुपा हुआ है, जो एक ऐसा होता है शैतान कि बच्चा है, वो आज भी जिंदा है और वो कहीं ना कहीं अभी अंदर से कुड़की दे रहा है कि यार मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, है ना। तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है। मस्ती मजाक तो करते ये जो आप वॉइस को मॉड्यूलेट करते, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके आप जो प्रोनाउंसिएशंस करते हैं, अपना क्लियरिटी लाते हैं, और कभी भारी आवाज, कभी बिल्कुल ही नीचे सुर में चले जाना। बिल्कुल। तो ये तो खैर गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी वाली तालीम दी और आपने कैच करी। देखिए स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक वो जो स्टूडेंट जो सिर्फ मस्ती करने के लिए क्लास में आता है, और एक जो बहुत ध्यान से उसे सीखता है। उनमें से आप एक शैतान बच्चे हैं। तो वो शैतान बच्चे को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ कि आपने जब स्टार्टिंग दौर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा वाकया जब आप स्टेज पर थे और आपने बहुत तरीके से ऑडियंस को संभाला हो। हाँ, एक जैसे कि मतलब, हाँ ठीक है, ये आपने बिल्कुल बात सही करी। वो गाना था, एक कर्टन खुल गया था, 15 अगस्त की बात है ये। वो गाना था, अपनी आज़ादी को हम, रफ़ी साहब का गाना था। ठीक है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, वो पूरा गाना चला, सकते नहीं। तो नहीं जो था वो जोर से, मुझे अभी वो आलाप था, मैंने ऐसे किया उसको मुंह से, मतलब अब मैंने बोला अभी इसके बाद अब मैं नहीं जा सकता, इसको यही खत्म करना है ना, और ऑडियंस को भी नहीं पता चल रहा है। तो मैंने ड्राइवर को उसने उसमें जोर से बीट बनाया ताकि मेरी आवाज उसमें मर्ज हो जाए और पता ना चले किसी को कि मैंने कहीं फिसल रहा हूं मैं।
आई मीन शुरुआत का दौर था, तो मतलब पड़ा वो चीज़ जो हुई थी, वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। तो मैंने उसको बोला, मतलब वो बोल रहा क्या, मतलब उसको ऐसा कर दे कि ये इसमें पता ही ना चले किसी को, वो आलाप था। ये जो चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें कई बार बड़े स्टेज पे भी हुआ। बड़े स्टेज पे तो नहीं हुआ खैर, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे संभलते गए, फिर पता चल गया कि कैसे करना है, टेक्निकली कैसे करना है, क्या करना है, टेक्निकली भी होता है इसमें भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी थी, मेरे गुरुजी ने मुझे वो इस तरह से भी मेरा वोकल ट्रेन किया था कि अगर गला तुम्हारा ख़राब हो जाए तो तुम टेक्निकली गाना। गला खराब है और आपका शो है, ऑडियंस बैठी है, तो उसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता ना, आपका भाई शो है, यू हैव टू सिंग, आए हो आप किस लिए, आपका 100% देने। तो उन्होंने वो चीज़ फिर मुझे जो बताई थी कि उन्होंने कैसा, अगर आपका गला भी ख़राब हो और आपको फिर भी गाना है तो आप कैसे गाओगे। तो वो जो कॉम्बिनेशन गला और पेट का कैसे करना है, आपको गला कम यूज़ करना, ब्रीथ का खेल खेलना है आपको, सारा ब्रीथ का खेल खेलना, खेलते धीरे फिर आपकी आवाज़, आपको उस दिन ऐसे ही गाना है, बस फिनिश। तो आज अगर एक ऐसा पल है कि आपको सिर्फ अपनी ब्रीथ वैल्यू को चल करना है, गले का इस्तेमाल हटा के, तो वो कैसे होगा गाने में? जैसे ये गाना है, सब जो कोई गाना आप बताइए, जैसे अब मैं गला, अब मैं कोशिश करता हूँ, हाँ, क्योंकि गला मेरा ठीक है ना अब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो बोला है वो करके दिखाए। ठीक है। कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना, देखो कभी ना ऐसा करना, देखो कभी ना ऐसा कहना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। क्या बात है, क्या बात है। अब इसमें हस्की नहीं किया, पूरा खुल के, मतलब पेट से जा रहा था थोड़ा, गले का कम। देखिए, जो कहते हैं एक सिंगर को, जब हमने बात करी थी सा को पकड़ने की जी, तो ये सा के जो 8 रूप है, सा का रियाज सा ही है मेन। तो सा आपको मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो रियाज, जैसे करते ही हैं लोग अक्सर, जैसे आपका शो हो ना हो, आपका गला तैयार रहना चाहिए डेफिनेटली हमेशा। तो यही है, तो उसका जो रियाज है, आई मीन खरच का रियाज है, सुबह करो आप, अच्छा बनो, फिर धीरे शाम तक आपकी आवाज़ खुल जाती होगी। शाम का शो जैसा, सुबह का जो शो होता है, जैसा मॉर्निंग किसी का इवेंट है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती, मुझे होती, पता नहीं और लोग सबके साथ होती होगी कि नहीं, क्योंकि गला उस समय बिल्कुल वैसा नहीं होता ना। आई मीन सब किसी का लंच गिग है या सुबह का मॉर्निंग इवेंट है और आपको गाना है, तो मुझे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ठीक, फिर एक आधा घंटे बाद लगता हाँ अब कुछ ठीक हुआ हूँ मैं, क्योंकि आते ही आपको कोई एकदम से बोलते चलो भाई गाना गाओ, शुरू कर दो सुबह, आई मीन तो वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। खैर मुझे टाइम लगता है, मुझे आधा घंटा ऐसा चाहिए, 2-4 गाने के बाद मैं आता हूँ। जब 96 का दौर आया तो भी ये एक 96-94 के आसपास जो है DDLJ का काफ़ी क्रेज रहा। हाँ, DDLJ, और एकमात्र ऐसी पिक्चर जो मेरे ख्याल से कई सालों तक मुंबई के, हाँ, मराठा मंदिर मेरे घर के पास ही था, मराठा मंदिर वहाँ लगी रही। लेकिन उसका पीछे एक वो भी है, उसके पीछे एक ऐसा राज है, आई मीन राज क्या, टिकट रेट्स। और वो एक ऐसी जगह, मराठा मंदिर सिनेमा बॉम्बे का सबसे अच्छा सिनेमा माना जाता है, थिएटर सिंगल स्क्रीन उस ज़माने का, आज भी है, मराठा मंदिर और मिनरवा। तो ये दोनों थिएटर्स जो थे, ये फिल्म शोले भी चली है वहाँ पे 5 साल मिनरवा में कंटिन्यूसली फॉर 5 years। तो वो फिल्म को तो प्रोड्यूसर ने खुद हटा दिया था, जीपी सिप्पी ने बोला था कि इसको हटा दो, क्योंकि इसकी जो लोग शान रिलीज़ हो रही थी, शान से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है शान फ्लॉप तो हो ही गई थी, आई मीन हो ही गई फिल्म, लेकिन कंपैरिजन तो कर ही दिया लोगों ने। शान को रिलीज़ करने के चक्कर में शोले को की स्क्रीनिंग हटा दी थी उन्होंने मिनरवा से। ऐसा आप जो कह रहे हो, दिलवाले दुल्हनिया का रेट्स, दिलवाले दुल्हनिया का जो था DDLJ का, इसका रेट्स कम थे, इसके रेट्स 10 रुपया है, टिकट के 10 रुपये रेट, सिर्फ 10 रुपये। अगर आज भी मेरे ख्याल से अगर चल रही है, लास्ट मैंने जब बॉम्बे में गया था, मैंने देखा, ऐसा से गुजर रहा था तो मैंने देखा दिलवाले दुल्हनिया डेली मैटनी एट 11:30 AM लिखा हुआ था, और मेन में कोई और फिल्म चल रही थी, तो उसका वो जो था उसमें लिखा था
बालकनी 15 रुपया, ड्रेस सर्कल 10 रुपया, तो कोई नहीं जाएगा वहाँ। वो सारे दुनिया भर के वो जिनकी ट्रेनें लेट हो जाती है, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के सामने ही है मराठा मंदिर, तो यार 2 घंटा तो बचा है, अभी ट्रेन लेट हो गई है या ट्रेन का टाइम अभी है, चलो दिलवाले में घुस जाओ, 10 रुपया तो है, एसी की हवा खा के लोग सो रहे हैं वहाँ। ये मैंने देखा है। 16 साल, कितने साल चली, 25, हाँ, कुछ ऐसी 25 ये हालत मैंने एंड में भी देखा है इसका। ऐसा कुछ नहीं, इट्स नथिंग बिग अबाउट वापस मैं हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी 96 से हम अगर वापस थोड़ा सा चले 90s के दौर पे, जो 90 का दौर था जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और ये मुंबई एक बार बहुत बुरी तरह दहल गई, जिसके बाद उस पिक्चर का पिक्चराइजेशन जो है अलग अलग पिक्चरों में भी किया गया है ना, जैसे जैसे ये हम पिक्चर आई, हम हाँ उसका मैं कह रहे आप कह रहे का पता, तो इसकी जो रियल लाइफ थी वहाँ की, वो कैसी थी उस वक्त, डरावनी, बहुत डरावनी थी सर, बहुत मतलब मुंबई में जो बहुत दहशत, मारकाट और वो सब बहुत न्यूज़ में हम सुनते थे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस समय तो मतलब रास्ते पे चलना, मतलब मार्केट में वो क्योंकि एकदम एक ये चीज़ अचानक हो गई थी ना, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था ये। नहीं तो बॉम्बे में पहले ऐसा कुछ कहाँ भी कहीं भी नहीं, मैं बॉम्बे क्या पूरे इंडिया में कोई ऐसी चेकिंग ही नहीं थी। सिनेमा हॉल्स में ऐसे ही चले जाते थे लोग, एयरपोर्ट में भी कहाँ इतना वो सब कुछ नहीं था। बाद में सब ये सब बढ़ता गया फिर, और वो जो टाइम था वो तो बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही जो दौर था खतरनाक दौर जिसे कह सकते हैं, डरावना दौर, बहुत डरावना। लोग चल नहीं रहे, मार्केट में घूम नहीं रहे, कितने दिन के लिए एक तरह से खत्म हो गया था, बिल्कुल लॉकडाउन कह सकते हैं वो बॉम्बे का। ये चला था मेरे ख्याल से 6-7 महीने, 1 साल तक था ये। 1 साल दहशत थी, दहशत थी ही थी, क्योंकि पता नहीं था ना कब कहाँ क्या हो जाए। लोग थिएटर में नहीं जा रहे क्योंकि बोले पता नहीं, वहाँ पे तो सिंगल स्क्रीन की ये प्रॉब्लम होती थी, थिएटर्स के एक ही दरवाजे होते थे आगे पीछे, इस तरह से कैसे निकलोगे आप, कहाँ भागो क्या। तो कुछ सिस्टम सही नहीं था उस समय, मतलब टाइम अलग था। जब लाइफ में कहीं ना कहीं आपने जब म्यूज़िक से दोस्ती कर ली, तो क्या आपको लगा कि अमित जी की जो चाहत है, मतलब जो उनकी सोल कभी कभी आपसे कहीं ना कहीं टच हो जाती है? बिल्कुल अमित जी, जैसे ऐसे नहीं लगेगा जैसे स्टेज पे चला गया, तो जैसे मैं स्टेज में आ गया तो अंदर फिर वो पूरा वो घुस जाता है। अच्छा तो चलिए, ये गिटार आपका इंतज़ार कर रहा है। गिटार मैं अभी लेता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक प्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ किशोर कुमार एंड अमित कुमार सॉन्ग विदाउट द म्यूजिक। लेट्स डू इट, कम ऑन। पहले बाप फिर बेटा, किशोर। हाँ। हे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अंतरा, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। गजरुम बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक तो हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है रे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब अमित कुमार एंड किशोर कुमार का डुएट। है आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। देखो कितनी अच्छी बात कही। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत,
यूं ही जाए बीत जिंदगी हो, आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। अमित जी, आपकी फरमाइश, आपका कोई फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट तो किशोर दा से शुरू होता है और किशोर दा पे ही खत्म अरे वाह, तो बताइए, हो सकता है शायद मैं सुनूं। रिमझिम वाला गाना था, रिमझिम गिरे सावन। रिमझिम गिरे सावन, राइट हैं? राइट राइट राइट। ठीक है, आपने मानसून में रिमझिम गिरे सावन, बिल्कुल वो बनता है, बारिश बनता है, बनता बनती है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नामूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जब दौर चला तो वो आपने गिटार सीखना, जैसे आपने बताया कि कुछ ही टाइम हुए गिटार से दोस्ती हुए, तो कौन सा ऐसा गाना था जो गिटार पे आपने अपने को सोचा कि हाँ यार गिटार से मैं अटैक करता हूँ क्या बात गिटार के है, साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें क्या हुआ, एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, तो मुझे एक बात, अमित दा, जब हम लोग, मैं आई यूज्ड टू ओपन शोज फॉर अमित कुमार जी की, क्या मैं शो, मतलब शुरू उनके गानों से हम स्टेज पे करते थे, पहले मेरी बारी होती थी, आधा 15-20 मिनट, फिर वो आते थे स्टेज पे। लेकिन अमित जी की एक खास बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम किशोर दा का गाना ना गाओ, या ऐसा होता है कि देखो क्योंकि शो उनका है, पापा उनके, लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी नहीं कहा मुझे। बाकी लोग कहते थे, बाकी लोगों ने, मैंने एक उनका भी किया था, आई थिंक अभिजीत जी ने मना कर दिया था, कि कहा था कि नहीं नहीं, आप कौन सा गाना गाओगे, तो मैंने बताया आने वाला पल, आपने शायद सुना, आने वाला पल जाने वाला है, बोले नहीं नहीं किशोर नहीं गाना आप, तो ऐसा करो आप गाओ ही मत, ये चीजें शेड करती हैं, मतलब ऐसा करो आप गाओ, ऊपर से ऐसा करो आप गाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करो आप गाओ ही मत कह रहे हैं। वो कानपुर का शो था, आई स्टिल रिमेंबर, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम विद अभिजीत जी। मतलब कहीं ना कहीं वो बड़े आर्टिस्ट जो है टैलेंट को छुपाते भी हैं, वो ये बात है, ये सदियों से चलती हुई चीज़ है, लेकिन ये चीज़ मैंने किशोर कुमार फैमिली में नहीं देखी। ओके, अमित दा को पता है ना, यू नो, मैं आऊँगा, मैं अपना काम करूँगा, लेट हिम डू हिज वर्क, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बाकियों को प्रॉब्लम हो जाती है, डर लगता है कि वो टैलेंट कहीं मेरे को शेड ना कर जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, हो सकता है कि ये तो हो, लेकिन मैं अपना करूंगा, वो अपना करेंगे, ये सबकी सोच नहीं होती ना, ये सबकी सोच नहीं। हाँ, ये जरूरी है अमित कुमार है, अगर आपसे अच्छा कोई आर्टिस्ट ही इज अ प्लेबैक सिंगर, ही इज अ लेजेंड, कहीं ना कहीं चांस देना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले आपने किसी और को आगे कर दिया और उसके बाद किसी और को आगे कर दिया। बिल्कुल। अगेन फादर एंड सन, यस, none other than Kishore Kumar and Amit Kumar. This time Amit first. दीवाना दिल दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, कब से करे हैं तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार, कि जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल, दीवाना दिल दीवाना, दीवाना तेरा
दीवाना। अर्जुन अग्रवाल, वन ऑफ द बेस्ट Thank you. लेजेंड राइट हियर, सो जिन्होंने अपनी धुन पर आपको डांस करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही भड़कते भड़कते गानों के बीच में अगर सही मायने में अगर कुछ पैपी नंबर्स की बात करें, जैसे बदन पे सितारे ओह, लपेटे हुए, क्या बात है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। कम ऑन। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो सबको चैन आ जाए। राइट हियर जो हमारी मुलाकात रही अर्जुन अग्रवाल से। अर्जुन अग्रवाल जिनकी आंखों में आज भी वो चमक बाकी है जो मनीषा कोइराला के साथ जो है टच वाली थी। क्या बात है। तो ऐसी ही मुलाकात लगातार आपके साथ चलती रहेगी डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत, फिर से होगी मुलाकात, अपना ध्यान रखिएगा।